प्राचीन दुनिया की सबसे सफल इतिहास रोम का इतिहास रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि रोमनों ने पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया माइनर, ये तीनों महाद्वीपों में यानी भूमध्य सागर की चारों ओर बहुत बड़ी मात्रा में अपना कब्जा जमाया। रोमनों ने क्रूरता के दम पर सैकड़ों बेगुनाहों के लाशों के ऊपर उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य को बसाया। रोमन इतना अमीर और बड़ा साम्राज्य हुआ करता था कि वह एक कहावत थी कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी जितनी भी सड़कें हैं वो सभी रोम तक पहुंचती है। रोम में लगभग 5 से 9 करोड़ लोग रहते थे, जो उस वक्त की दुनिया की आबादी के लगभग 20% थी। ये लोग ग्रीस की तरह ही अपनी आर्मी और पॉलिटिकल पावर के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर थे। ये गणतांत्रिक सरकार और कानून व्यवस्था लाने वाले पहले लोग थे, जिसका झलक आज की कानून और सरकार व्यवस्था पर दिखती है। बड़े लेवल की सड़क और ब्रिज के निर्माण के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। दूर दूर तक अपने लैटिन भाषा का प्रसार भी इन्हीं लोगों ने किया। इंग्लिश से लेकर यूरोपियन सारे भाषाओं का जड़ ये रोमन ही है। आज की वीडियो में रोमन का लगभग 2000 सालों का इतिहास बताएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियोस के आखिर तक ही मिलती है। आज की इटली को लेटियम क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ इतालवी सभ्यता थी। वहाँ टाइबर नदी के किनारे पहला शहर रोम बसाया गया था। रोम पहले पशुपालक समुदाय के लोग थे, जो मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी पालते थे और बिखरे हुए समाज में रहते थे। ये लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, जिसे प्रोटो लैटिन भी कहा जाता है। रोम 7 पहाड़ियों पर बनाया गया था। वो पहाड़ियाँ थे एक्विलाइन हिल, पैलेंटाइन हिल, एवेंटीन हिल, कैपिटोलिन हिल, क्विरिनल, विमिनल एंड केलियन हिल। सबसे पहले हम रोम की शुरुआत के बारे में कहे जाने वाले कुछ किस्से जानेंगे। एक मिथक के अनुसार जब माइसिनियन ग्रीस ने ट्रॉय शहर को बर्बाद कर दिया था, तब ट्रोजन लोग प्रिंस एनिस के साथ एक नए ट्रॉय की खोज में सामुद्रिक सफर पर निकल पड़े। लंबे समय तक उबड़ खाबड़ समुद्र में रहने के बाद वे तिबर नदी के तट पर उतरे, लेकिन वो लोग फिर से समुद्र में जाना चाहता था। तब उन लोगों के बीच एक रोमा नाम की लेडी थी, जिसने नाव को जला दिया। पहले तो इसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में सबको एहसास हुआ कि यहाँ परमानेंटली बसने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वहाँ ये लोग हमेशा के लिए बस गए और उन्होंने बस्ती का नाम उस महिला के नाम पर रख दिया। सभी रोमन मिथकों में से सबसे प्रसिद्ध और मानने लायक मिथक रोमुलस और रोमिस की कहानी है। इटली के लेटियम क्षेत्र में एक लेटिन जनजाति थी अल्बालोगा। वहाँ का राजा न्यूमीटर की बेटी थी राजकुमारी रिया सिल्विया, जिसके साथ युद्ध के देवता मार्स ने जबरदस्ती की और राजकुमारी को गर्भवती कर दिया। इससे 2 जुड़वा बच्चा रोमुलस और रेमस का जन्म हुआ। तब अल्बालोगा का राजा एम्यूलियस ने दोनों बच्चों को तिबर नदी में डुबाकर मारने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखकर बहा दिया। टोकरी पैलेंटाइन पहाड़ी के पास जाके अटका। तब एक मादा भेड़िया लूपा ने उस टोकरी को पाया। इसके बाद फॉस्टुलस नाम का एक पशुपालक ने उन दोनों बच्चों को देखभाल करने के लिए अपने घर ले गया। कहा जाता है उस भेड़िए ने अपने दूध पिलाकर दोनों बच्चों का पालन किया, जिसको बाद में शी वोल्फ नाम की देवी के रूप में माना गया। बड़े होकर रोमुलस और रेमस अपना बदला लेने के लिए अल्बालोगा लौट आया और जबरदस्त हमला करके एम्यूलियस को मार डाला। दोनों भाई के बीच अनबन होने पर रोमुलस ने अपने भाई रेमस को भी मार दिया। बाद में रोमुलस ने देवी रोमा के आशीर्वाद से तिबर नदी के तट पर उसी पैलेंटाइन पहाड़ी में अपना बस्ती रोम को बसाया। रोमुलस उस बस्ती का नाम अपने नाम पर रखा और रोम का पहला राजा बन गया। रोम में राजतंत्र की शुरुआत हुई तब जब ग्रीस में अंधकार युग चल रही थी। रोम में राजतंत्र के दौरान ही सलाहकार के रूप में सेनेट नाम की एक विधानसभा परिषद विकसित हुई। रोम में कुल मिला के 7 प्रसिद्ध राजा थे: रोमुलस, नुमा पोम्पेलियस, टुल्लस हॉस्टिलियस, एंकस मार्टियस, टर्क्विन द एल्डर, सर्वियस ट्यूलियस, टर्क्विन द प्राउड। उन्हें लैटिन में रेक्स या किंग कहा जाता था। 4 शताब्दी ईसा पूर्व में गॉल्स ने रोम को लगभग खत्म ही कर दिया था। गॉल्स ने रोम को लूटा, जलाया। कुछ रोमन्स पैलेंटाइन के पहाड़ियों में छुपे थे। गॉल्स ने 7 महीने तक पैलेंटाइन पहाड़ी की घेराबंदी की और फिर 1000 पाउंड सोने के बदले रोमन का पीछा छोड़ने को राजी हुआ। रोमनों ने देखा कि गॉल्स झूठे तराजू का इस्तेमाल करके सोने के मापतोल में हेराफेरी कर रहा था। तब रोमनों ने हथियार उठाया और गॉल्स को हरा दिया। तब रोमनों ने कहा था कि सोने से नहीं, लोहे से रोमन अपनी आजादी खरीदेगा। रोम की टाइमलाइन 753 से 509 ईसा पूर्व तक रोम में राजतंत्र रहा और फिर 509 से 27 ईसा पूर्व तक रोम में लोकतंत्र रहा।
27 ईसा पूर्व में रोम फिर से साम्राज्य बन गया, जो 476 ईस्वी तक रहा। 395 ईस्वी में रोम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक को पश्चिमी रोम और दूसरे को पूर्वी रोम कहा गया। पूर्वी रोम को बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा गया, जिसका अंत 1453 ईस्वी में हुआ। रोमनों ने इतालवी प्रायद्वीप और मध्य इटली से होते हुए अपने से बड़े सभ्यता एट्रस्कन के सबसे बड़े शहर बे पर कब्जा जमाने के लिए 10 साल तक लड़ाई किया। बे को जीतने के बाद वहां से उन्हें काफी धन मिले, जिससे रोम का और भी विस्तार किया जा सकता था। इसके बाद क्लेटस ने रोम पर आक्रमण किया। जब रोमन ने सिसिली पर कब्जा जमाना चाहा, तब कार्थेज और रोमनों के बीच प्यूनिक युद्ध छिड़ गए। 264 से 146 ईसा पूर्व के बीच रोम को कार्थेज के साथ 43 वर्ष तक घमासान युद्ध लड़नी पड़ी। जमीन और समुद्र दोनों पर कुल मिला के 3 बार प्यूनिक युद्ध हुए। तीनों युद्ध रोम ने जीता। रोम भूमध्य सागर में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। कार्थेज की दुश्मनी ने रोम को अपनी बड़ी सेना और मजबूत नौसेना बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद रोम ने साउथ इटली में ग्रीस की तरफ अपना विस्तार बढ़ाया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मैसेडोनिया और सेलूसिड साम्राज्य को हराने के बाद रोम हेलेनिस्टिक ग्रीस पर हमला किया और ग्रीक संस्कृति के करीब आ गया। रोमनों ने ग्रीक सभ्यता का सम्मान किया और काफी हद तक ग्रीक संस्कृति को ही अपनाया। मैसेडोनिया को हराने के बाद रोम मिस्र तक फैला। तब मिस्र में टोलेमी राजवंशों का शासन था। इसके बाद रोमनों ने पश्चिम अनातोलिया पर भी कब्जा किया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक भूमध्य सागर की चारों ओर रोमनों का ही कब्जा था। 509 ईसा पूर्व में रोम में गणतंत्र स्थापित हुआ। रोमन रिपब्लिक को 3 भागों में बांट दिया गया, सेनेट, मजिस्ट्रेट और आम जनता। रोम में उच्च जाति को पेट्रिशियन और नीच जाति को प्लेबियन कहा जाता था। पेट्रिशियन जमींदारी पर टिके हुए थे, एसिडुई किसान वर्ग थे और प्रोलेटरी भूमिहीन नागरिक थे। ग्लैडिएटर वर्ग सैनिक और गुलाम थे। रोम गणतंत्र के सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम था सेनेट, जो एक कानून अदालत थी। सेनेट में 300 सदस्य हुआ करता था, बाद में इसे बढ़ाकर 600 कर दिया गया। पेट्रिशियन, जो कि अमीर वर्ग थे, वही सेनेट का सदस्य बन सकता था। निचले जाति के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। कानून बनाना, विदेशी मामलों को संभालना, मतदान करना, ये सब सेनेट का काम था। मैजिस्ट्रेट्स, हर साल जनता अपने लिए अधिकारी न्यायाधीशों को चुनता था। इसमें से 2 प्रधान अधिकारी को कॉन्सल्स कहा जाता था। सेनेट की बैठक, आपराधिक मामलों की देखरेख और एडमिनिस्ट्रेटिव्स के लगभग सारे पावर्स कॉन्सल्स के हाथों में होता था। पहले तो उच्च वर्ग पेट्रिशियन को ही कॉन्सल्स बनने का अधिकार था। बाद में निचले वर्ग प्लेबियंस को भी कॉन्सल्स बनाने के लिए जनता द्वारा मजबूर किया गया। कॉन्सल्स के हेल्प में बड़ी संख्या में और भी मैजिस्ट्रेट्स थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के देखरेख करता था, जैसे कि एडिलिस, क्वेस्टर्स और कस्टोडियंस जैसे मैजिस्ट्रेटों को दंड अधिकार, लोक कार्य, राजकोष, सड़क, ब्रिज और इमारतों का जिम्मेदारी सौंपा गया था। लगभग 312 ईसा पूर्व में सेनेट ने दोनों कॉन्सल्स को सेंसर से बदल दिया। वो जनगणना, रजिस्ट्री, पट्टेदारी, सरकारी संपत्ति जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखते थे। कोई भी मैजिस्ट्रेट उसके फैसलों का विरोध नहीं कर सकता था। सिर्फ एक अन्य सेंसर जो उसकी जगह लेता था, वो उन फैसलों को रद्द कर सकता था। सेंसर के हर 5 साल में चुनाव होती थी। कॉमिटिया कुरियाटा, ये एक चुनाव अदालत सभा थी। कॉमिटिया कुरियाटा ही कॉन्सल्स का चुनाव करते थे। कुल मिला के इसके 30 डिविजन्स थे। इसमें हर एक कबीले या जनजाति समूह से लोग शामिल होते थे। इसमें पेट्रिशियन और प्लेबियन दोनों ही हिस्सा ले सकते थे और सबसे निचले वर्ग प्रोलेटरी भी इसमें हिस्सा ले सकते थे। यह जनता के सामने मुद्दों को रखा जाता था। यही से युद्ध और शांति की घोषणा होती थी। यहाँ सामाजिक और धार्मिक मामले पर विचार करते थे। नागरिकों की गिनती और उनके संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता था। प्यूनिक युद्ध के काल में क्यूरियाटा खत्म हो गई थी। कॉमिटिया सेंचुरियाटा, इसमें पेट्रिशियंस, प्लेबियंस, महिलाएं, दास, ट्राइब्स और विदेशी लगभग सभी हिस्सा ले सकते थे। इसका 193 डिविजन्स थे। यहाँ भी पेट्रिशियंस का ही दबदबा था। ज्यादातर मुद्दों पे पेट्रिशियन ही मतदान करते थे। यही से सारे कानून पारित किए जाते थे। 12 टेबल का कानून भी यही से पारित हुआ था। मिलिट्री की जिम्मेदारी भी सेंचुरियाटा के पास था। मैजिस्ट्रेट और सेंसर्स को चुनना और कॉमिटिया क्यूरियाटा के सारे अधिकार भी अब कॉमिटिया सेंचुरियाटा के पास था। कॉन्सिलियम प्लेबिस या प्लेबियंस ट्रिब्यून, ये सिर्फ प्लेबियंस की सभा थी। इसी सभा ने निचले वर्ग प्लेबियंस को सत्ता में प्रवेश कराया। यहाँ प्लेबियंस के मुद्दों पर बात होती थी, डिबेट होती थी। इनके कानून सिर्फ प्लेबियंस के भले के लिए होता था। इन सभा से चुने गए प्लेबियंस मैजिस्ट्रेटों को ट्रिब्यून्स कहा जाता था।
किसान आंदोलन। हर साल सैनिकों में भर्ती होने के कारण किसान वर्ग का पतन हो रहा था। युद्ध में हजारों तादाद में सैनिकों की मौत हो रही थी, तो उनकी जमीन सेनेट द्वारा हड़प लिया जाता था। इसके विरोध में कॉन्सिलियम प्लेबिस के एक मेंबर टाइबेरियस ग्रेक्यूस ने किसान आंदोलन छेड़ दी। उसने जमीन खरीदने पर लिमिटेशंस लगाने की मांग की, किसानों को जमीन वापस सौंपने की मांग की, लेकिन सेनेट ने उसके साथ साथ कई और ट्रिब्यून्स की भी हत्या कर दी। बाद में उसके छोटे भाई गैयुस ग्रेक्यूस ने भी सेनेट का कड़ा विरोध किया। उसने सुधार लागू, कर व्यवस्था और अनाज की कमी पर आवाज उठाया। सेनेट ने उसे भी मरवा दिया। सेनेट ने दोनों ग्राची भाइयों को मारकर किसान आंदोलन को दबा दिया। विदेशों से सस्ते अनाज खरीदने पर किसान परेशान थे। किसानों की बढ़ती तनाव, सैनिकों में बढ़ते असंतोष, भूमिहीन नागरिकों की वृद्धि, बड़ी मात्रा में गुलामों का आयात करना रोमन के गणतंत्र को पतन की ओर ले गया। युद्ध, लूटमार, जमीन हड़पना और किसानों की गरीबी ने रोम में दास प्रथा को बढ़ावा दिया। रोम में दासों को इंस्ट्रूमेंटल वोकेल कहते थे, यानी बोलने वाला औजार। गुलामों को बाजार में चीजों की तरह खरीदा बेचा जाता था। कुछ सार्वजनिक दास सड़क, जल सेतुओं का निर्माण करते थे। कुछ दास गोसल खाने में मालिश करना, तेल लगाना, इत्र लगाना और नाई का काम करते थे। कुछ दास दावतों पे रसोई का काम संभालते थे। कुछ दास तलवार चलाने वाले ग्लेडिएटरों में से होते थे। जानवर के शिकार के वक्त इन दासों को जानवर के सामने चारे के रूप में डाल दिया जाता था। नर्स, माली, सफाई कर्मचारी, लगभग हर जगह दासों का इस्तेमाल होता था। दासों को छोटी मात्रा में धन कमाने की अनुमति थी। मालिक समाज में बनके दिखाने के लिए दासों को आजाद किया करते थे। इन दासों को लाइबर्टिनस कहा जाता था। समाज में इंजेनस वर्ग स्वतंत्र थे, जिनके पूर्वज कभी दास हुआ करता था, लेकिन इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। कुछ दास अपनी बचत से अपनी आजादी खरीदता था। इनको रेक्यूलियम कहते थे। दास आजाद होने के बाद समाज में निचले वर्ग के साथ घुल मिल सकते थे। लेटिफोंडिया दास खदानों में, कारखानाओं में, लंबी नालों में और खेती में काम करता था। ये सबसे खराब परिस्थिति में रहते थे। दासों को मालिक की संपत्ति समझा जाता था। कुछ मालिक दासों के साथ अच्छे होते थे, उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन कुछ घरों में दास पर हाथ उठाए जाते थे। बाहर फेंकना, मारपीट करना, कत्ल, क्रूरता दिखाई जाती थी। वह एक कहावत थी कि सभी दास शत्रु होते हैं। एक बार एक दास सीरिया के योनोस के नेतृत्व में बगान के दास विरोध में उतर आए थे। सभी दासों ने मिलकर बगान मालिक डेमोफाइल्स की हत्या कर दी। 132 ईसा पूर्व में सैनिकों की एक टोकरियों ने इन विरोधी गुलामों को कुचल दिया। दूसरा दास युद्ध 104 ईसा पूर्व में स्लेवियस ट्राइफोन के नेतृत्व में हुआ। उसके मरने के बाद एथेनियन ने इस विरोध को आगे बढ़ाया, जो 102 ईसा पूर्व तक चला। 73 से 71 बीसी तक फिर से दास विरोध शुरू हुआ, जो ग्लेडिएटर के एक दास स्पार्टकस ने अपनी सेना इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ लड़ा था। तब सेनेट मेंबर क्रेसस और पोम्पे ने ग्लेडिएटर सेना को ध्वस्त कर दिया और स्पार्टकस को मारकर क्रूसिफाई कर दिया। इन तीनों विरोधों में से स्पार्टकस के ग्लेडिएटर विरोध सबसे खतरनाक थी। विरोधों में काफी दासों को मारा गया और दासों की कमी से रोमन अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इसका फायदा पोम्पे और क्रेसस ने उठाया। एक तरफ सेनापति पोम्पे के पास बड़ी तादाद में सेनाएं थी, तो दूसरी तरफ क्रेसस के पास बड़ी मात्रा में जमीनें थी। दोनों ने अपने पैसे और पावर को साथ मिलाकर रोमन गणतंत्र को अपने हाथ में ले लिया। इसी बीच रोमन इतिहास के सबसे मशहूर नाम जूलियस सीजर सत्ता में पनप रहा था, जो आगे चलकर सेनेट के लिए खतरा साबित हुआ। जूलियस ने पोम्पे और क्रेसस के साथ एक समझौता किया। तीनों ने मिलकर रोम की सत्ता को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और कानूनी रूप से एक राजनीतिक गठबंधन किया। तीनों के इस गठबंधन को फर्स्ट ट्रायम्विरेट कहा गया। तीनों ने मिलकर उस वक्त सत्ता में चल रहे सुला के रूल को खत्म किया। ट्रिब्यून्स की पावर को तो नष्ट कर ही चुके थे। इसके बाद जूलियस सीजर ने पूरे गॉल के क्षेत्रों को बेरहमी से कब्जा किया, जो आज की फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन और जर्मन के क्षेत्र है। जूलियस ने लाखों लोगों की हत्या की, बंदी बनाया। कई इतिहास में इसे हत्यारा भी कहा जाता है। गॉल में बैटल ऑफ केरी में क्रेसस की मौत हो गई। इधर जूलियस की सफलताओं को देखकर पोम्पेई को अब खतरा महसूस होने लगा। वो जूलियस से जलने लगे और सेनेट के साथ मिलकर जूलियस के खिलाफ मुकदमा चलवा दिया। इधर जूलियस का सेनाओं पर अच्छा खासा प्रभाव था। उसने सेनाओं की तनख्वाह बढ़ा दी, उन्हें भेंट दिया और सेनाओं को अपनी तरफ कर लिया। जूलियस और पोम्पेई के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। इसके बाद बैटल ऑफ पर्शिया भी हुई, जिसे रोमन इरानियन वॉर कहते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ फर्सला, उसमें पोम्पेई हारने लगता है और इजिप्ट भाग जाता है। उसको ढूंढते हुए
जूलियस भी इजिप्ट पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात क्लियोपेट्रा से होती है। वो उनकी प्रेमिका बनती है। जूलियस की मदद से क्लियोपेट्रा अपने भाई टोलेमी को हरा के खुद इजिप्ट की रानी बनती है। कहा जाता है पोम्पेई को इजिप्ट में एक रोमन अधिकारी ने मार डाला। पोम्पेई के हार के बाद पूरा रोम जूलियस का हो जाता है। उन्होंने रोम के जनता के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लाए, जनता के हक में फैसला लिया, सेवाएं की। जूलियस सीजर का सेनापति मार्क एंटोनी था जो हमेशा उनका साथ देता था। गैयुस ऑक्टिवियस जूलियस का गोद लिया बेटा था। ब्रूटस जूलियस के अच्छे दोस्त थे। सेनेट के कुछ मेंबर्स जूलियस को हत्या करने की साजिश की। उनको सेनेट में इनवाइट किया और जूलियस वहां पहुंचने पर 60 आदमियों ने मिलकर जूलियस के शरीर में 27 बार चाकू घोंपा और बेरहमी से कत्ल किया, जिसमें जूलियस का चचेरा भाई कैसियस और सबसे खास दोस्त ब्रूटस भी शामिल था। जूलियस सीजर के मौत के बाद मार्क एंटनी और गैयुस ऑक्टिवियस ने जूलियस के हत्यारों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया। दहशत के मारे कैसियस और ब्रूटस ने आत्महत्या कर ली। जूलियस सीजर के बाद रोम के उत्तराधिकारी उनके सेनापति मार्क एंटनी और गोद लिया बेटा ऑक्टिवियस थे, लेकिन सेनेट ने ऑक्टिवियस को ही सेनेटर बना दिया, जो आगे चलकर अगस्टस नाम से जाना जाता है। और फिर वहाँ जितने भी छुपे दुश्मन थे जिनके सत्ता पर नजर था, ऑक्टिवियस ने उन्हें ढूंढ ढूंढ के मौत के घाट उतार दिया। ऑक्टिवियस, मार्क एंटनी और लेपिडस, इन तीनों के बीच फिर से एक बार गठबंधन हुए। इस गठबंधन को द सेकेंड ट्रायम्विरेट कहा गया। शासन करने के लिए तीनों को रोम का अलग अलग हिस्सा मिला। लेपिडस को अफ्रीका का हिस्सा मिला, मार्क एंटनी को पूर्व का हिस्सा मिला और बाकी हिस्सा ऑक्टिवियन के हाथों में आया। मार्क एंटनी ने अपने पूर्वी हिस्से को छोड़ के इजिप्ट चला गया और क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ गया, जो ऑक्टिवियन की बहनोई भी थी। वो वापस ना लौटने पर ऑक्टिवियन ने इजिप्ट पर हमला कर दिया और एक्टियम के लड़ाई में ऑक्टिवियन ने मार्क एंटनी को हरा दिया। हार के बाद मार्क एंटनी ने आत्महत्या कर ली। एंटनी के मौत के गम में क्लियोपेट्रा ने भी खुद को मार लिया। सत्ता पूरी तरह से ऑक्टेवियंस के पास आ गया। उसने गणतंत्र के मुखौटे में छुपे राजतंत्र को स्थापित किया। गणतांत्रिक रोम को रोमन साम्राज्य और खुद को वहां का सम्राट घोषित किया। आने वाले 5 शताब्दियों तक रोम में साम्राज्य युग रहा। 27 ईसा पूर्व में सेनेट ने ऑक्टेवियन को ऑगस्टस और प्रिंसेप्स की उपाधि से नवाजा। वो 40 साल तक रोम पर शासन किया और सबसे महान और कामयाब सम्राट बने। ऑक्टेवियन ने रोम में इतना ब्रूटलिटी नहीं दिखाई। उसने रोम के लोगों को आजादी दी, जनता के हक में काम किया, कानून में सुधार की, सेनेट को ताकत दिया और मिलिट्री को भी खुश किया। लोगों को नैतिकता के ओर ले गए। औरतों के साथ बदतमीजी पे सजा सुनाया। पुलिसकर्मी, फायर विकेट, चौकीदार, शाही डाक सेवा, व्यापार और कंपनियों को भी लॉन्च किया। किसान और सिपाहियों को जमीन दान दी। गवर्नरों को नियमित तनख्वाह दिया। प्रोलेटेरियनों में फ्री में अनाज बांटे। अमीरों के लिए इमारतें बनवाई। उनके आराम अय्याशियों का बहुत ख्याल रखा। एक तरह से ऑक्टेवियन ने रोम की काया पलट दी। अगस्टस ने कहा था कि मैंने रोम को ईंटों का शहर पाया था और मैंने उसे संगमरमर का बनाकर छोड़ा। 30 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक अगस्टन युग चला। इसके बाद 14 ईस्वी से 68 ईस्वी तक अगस्टस के परिवार से जन्म लेने वाली जूलिया क्लाउडियन राजवंशों के सम्राटों टाइबेरियस, कैलिगुला, क्लाउडियस और नीरो ने रोम पर शासन किया। इसके बाद कई राजवंशों के सम्राटों ने रोम पर शासन किया। उनमें से कुछ उदार और कुछ क्रूर थे। इधर जेरूसलम में ईसा का जन्म हो चुका था, यानी ईसवी काल शुरू हो चुकी थी। 3री और 4थी ईस्वी के दौरान ईसा समुदायों का विकास हुआ, जो युद्ध, क्रूरता और अस्थिर समाज में सुकून का प्रचारक था। सम्राट डायोक्लेशियन के काल में सेनेट ने अपनी शक्ति खो दी। डायोक्लेशियन समझ चुके थे कि रोमन साम्राज्य इतना विस्तारित हो चुका था कि इसे अकेले शासन करना किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने 293 ईस्वी में टेट्रार्क स्थापित की। टेट्रार्क यानी साम्राज्य को 4 शासकों में बांटा गया। प्रधान सम्राट को अगस्टस और जूनियर सम्राट को सीजर कहा गया। चारों राजाओं में एक राजा कॉन्स्टेंटाइन भी थे, जो बाकी तीनों टेट्रार्क राजाओं को हरा के खुद पूरे रोम का राजा बन गया। उन्होंने 330 ईस्वी में रोमन राजधानी को बाइजेंटीन में ले आया। बाद में इसको कॉन्स्टेंटाइनपोल के नाम से भी जाना गया, जो आज की इस्तांबुल शहर है। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने रोम की मूर्ति पूजा परंपरा को खत्म किया और खुद को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया। राजाओं का संरक्षण पाकर ईसाई धर्म पूरे रोम में फैल गया। इसके बाद सम्राट थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना दिया।
उन्होंने 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य को अपने 2 बेटों के बीच बांट दिया। बेटा हनोरियस को पश्चिमी रोमन साम्राज्य मिला और बेटा आर्केडियस को पूर्वी रोमन साम्राज्य मिला, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में जर्मन बर्बर जातियों का आक्रमण होता रहा, इससे पश्चिमी रोम कमजोर होता रहा। वो जनजातियां थे विजिगोथ, ऑस्ट्रोगोथ, वेंडेल्स, फ्रैंक्स और मंगोल से आए हुए हुन, जो सबसे खतरनाक थी और वो एक जगह नहीं टिकते थे। इन बर्बर जातियों ने बार बार रोम पर आक्रमण किया, लूटा, तोड़फोड़ किया। एक जर्मनिक ट्राइब का राजा ओडोसर ने 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन के आखिरी राजा रोमुलस अगस्टस को हरा दिया। इसके चलते पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। 555 ईस्वी में जस्टिनियन ने फिर से जर्मनिक ट्राइब को हराकर पूरे रोम को वापस हासिल किया, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सभ्यता संस्कृतियां अलग हो चुकी थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के मुकाबले पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन एम्पायर लगभग 1000 साल ज्यादा चला। ये सबसे बढ़िया ईसाई क्षेत्र बना था, लेकिन इस्लाम के उदय से बाइजेंटाइन एम्पायर खतरे में आ गया और ऑटोमन साम्राज्य ने 453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से मिटा दिया।